बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। इनके बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ डाटा सेंटर सीरीज इज सपोर्टेड बाय FTP। और इनके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो है इनसे इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनकी ज़ुबानी भी लेंगे। इज अ कॉर्पोरेट लॉयर, फ्रीलांसर है, ट्रेनर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एंटरप्रेन्योर है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मैं इनको कहूँगा। और बगैर वक्त हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेयर आई एम गुड। व्हाट्स अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह I'm good, सर। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। सर मैं एक बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे जो खुशी हुई मैं तो मैं ये चाहूँगा कि थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को अपनी डिटेल जो है अपने बारे में बताइए, फिर जो है हम आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। Actually, Umair, I started my career as a lawyer, as an intellectual property and corporate lawyer, and thereafter as a freelancer. And उसके बाद मैंने इसको corporate speaking में convert किया, because in Pakistan बहुत सी चीज़ें जो है ना मिसिंग है। इस कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, जस्ट इस कंट्री में अवेयरनेस की कमी है, और उसी अवेयरनेस को और हर प्रोफेशन में इसकी कमी है। तो उसको लेके थोड़ी सी मैंने राइटिंग स्टार्ट की हैं, थोड़े से इंटरव्यू देना स्टार्ट किए हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग देना स्टार्ट की हैं, इवन के नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें सक्सेस मिली है, मैं समझता हूँ कि वही हम लोकल लेवल पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने रिसर्चर्स को, अपने साइंटिस्ट को और स्पेशली हमारी जो यूथ है उनको इस काबिल बनाएं कि वो उन्हीं सक्सेसफुल ट्रैक पे चल के कुछ कंट्री के लिए, कुछ फैमिली के लिए और कुछ अपने लिए बेहतर कर सकें। दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और मज़ीद जो है हम आपसे सवाल जवाब का भी सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट डज अ कॉर्पोरेट लॉयर डू और उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जो एक लॉयर्स के बारे में जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो सुबह जाते हैं, वो मुख्तलिफ जो क्रिमिनल और सिविल जो केसेस हैं उनको डील करते हैं, लेकिन व्हाट डज अ कॉर्पोरेट लॉयर डू और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से डील करते हैं? प्लीज सर। एक्चुअली जो लॉयर हैं या एडवोकेट हैं, इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यू नो कि बहुत से लॉयर जो है ना फादर ऑफ द नेशंस हैं। नेल्सन मंडेला को देख लें, या इवन के जो USA के सबसे बड़े जो लीडर थे या प्रेसिडेंट थे, दे ऑल आर लॉयर। हमारे कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब एंड इवन के अल्लामा इकबाल साहब। तो मतलब ये एक शहनशाहों का प्रोफेशन कहलाया जाता है। इस टाइम भी दुनिया में हाईली पेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो सोसाइटी मेड नहीं है। वो एक जो इंग्लिश लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल किया था इनका बनाया हुआ है। इसलिए हमें हेट जो है ना, नफरत है इस लॉ से रिलेटेड तमाम इंस्टीट्यूशन से, वो पुलिस हो, वो लॉयर हूँ, वो कोर्ट्स हूँ, क्योंकि हमें वही वाला जस्टिस नहीं मिल रहा। तो इस लिहाज से लॉ से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है या जो भी लोग आते हैं, जिसमें हम लॉयर भी शामिल हैं, तो उनको सोसाइटी में उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। इशू इज दैट कि हम बुरी तरह नाकाम हैं कि हम सोसाइटी को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सके। तो ये हैं जो क्रिमिनल लॉयर हैं, वो रिलेटेड टू जो क्राइम्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। यू नो कि फिर वो हमारी इस्लामिक चीज़ें जो है ना मिसिंग हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है, चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन एक और सॉफ्ट कॉर्नर है वकालत का, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट। आपके जो बिजनेस चल रहे हैं, जो आपके कमर्शलाइजेशन है, ई कॉमर्स है, इवन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, जो कि एक मुसलमान की मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जो मिरास है वो इंटेलेक्ट है। हम अपने इंटेलेक्ट को यूज करके इकरा के ऊपर बेस करके जो हमारा पहला सलामती का सबक है, उसे लेके हम सोसाइटी के लिए जो वेल बीइंग करते हैं, यानी कि ऐसा नॉलेज दैट यूज्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उनको हम इन्फोर्स करते हैं या उनको प्रोटेक्ट करते हैं ग्लोबली। तो इस तरह के लोग जो इसके ऊपर प्रोटेक्शन देते हैं या एडवाइस देते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉयर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर।
जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, और उन बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा-सा रहनुमाई चाहूँगा। फिर जो है हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछेंगे सवाल-जवाब। लेकिन थोड़ा-सा इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर दीजिए कि कॉर्पोरेट लॉयर जो हमारे बच्चे जो इस फ़ील्ड में आ रहे हैं और जो वकील बन रहे हैं बच्चे, सो उनको जो है इस प्रोफ़ेशन के अंदर हम देखते हैं कि लॉयर्स की जो तादाद है वो तो बहुत ज़्यादा है, और कॉर्पोरेट बिल्कुल लॉयर्स ऐसे। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, ये मैं समझता हूँ ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है लॉयर्स की। सो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जब अपनी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वो जब पढ़ रहे हैं, तो उनको कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉ, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सीखनी चाहिए, और इनके ऊपर जो है और इंटर्नशिप्स पे कितनी तवज्जो देनी चाहिए? ओवर टू मिस्टर अवैस, एक्चुअली अगर ये जो आपका एक एक क्वेश्चन है, इस पे एक बुक लिखी जा सकती है। ओके, तो बहुत बहुत वास्ट क्वेश्चन है, और इन पे एक मैं समझता हूँ कि 15 घंटे का सेशन होना चाहिए, बट इसको कंक्लूड करना चाहूँगा मैं। बिकॉज पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो मतलब अपने बच्चों को, या बहुत से लोग हैं जो यंग जनरेशन है एडवोकेट बनना चाहते हैं, लेकिन इशू इज दैट हम वो फोकस करते हैं कि क्रिमिनल लॉ इज एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन वो ऐसे समझे कि ओपिनियन है। लॉ कुछ और चीज का नाम है, ठीक है। लॉ बहुत बड़ा समंदर है जिसका एक कतरा क्रिमिनल लॉ है। इशू इज दैट जब हम क्रिमिनल प्रैक्टिस को सिलेक्ट करते हैं तो हम हमारी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, हार्डली। इस लिहाज से हमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बड़े केसेस छोड़ के जाने पड़ते हैं, पूरा दिन हमें तय करना पड़ता है, जो कि मैनुअल है। तो इस वजह से क्रिमिनल लॉयर पाकिस्तान में इतने सक्सेसफुल नहीं है, 2-4 के अलावा। तो वो जो मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का क्लाइंट होता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, और वो उसका केस भी उसी डिस्ट्रिक्ट में फाइल होता है। तो इशू इज दैट इस लिहाज से स्कोप क्रिमिनल लॉ की या क्रिमिनल प्रैक्टिस की बहुत कम है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में 50,000, 10,000, 5,000 वकील होते हैं, उनमें से वो देखते हैं किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इस लिहाज से यंग लोग जो है ना वो क्रिमिनल लॉ में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल तो फाइनेंस ही हमने इकट्ठा करना है ना अपना, अपनी फैमिली के लिए। तो इस लिहाज से अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड करें, क्योंकि हमारे जो इस्लाम है वो एक यूनिवर्सल दीन है, इसी तरह हमारी एक पर्सनैलिटी है वो यूनिवर्सल है। तो हम अपने आप को जब लिमिटेड करते हैं तो फिर हम भूखे मरना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारी सोच जो है ना स्टॉप होना शुरू हो जाती है। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो इवन कि वो क्या है, आपको लिमिटेड करता है। जब आप कॉर्पोरेट लॉ में, या जिस तरह आप कह रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, या दूसरे चीज़ों में जाते हैं, जिस तरह शिपिंग लॉ है या इवन के मैरीटाइम लॉ है, जब उस पर आप जाते हैं तो फिर आपकी जुरिस्डिक्शन वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं रहता, बल्कि अराउंड द ग्लोब होता है, पूरी वर्ल्ड होती है। आप खुद सोचें, एक डिस्ट्रिक्ट में 1.5 लाख लोग होंगे, 2 लाख होंगे, 5, 10, 50 लाख होंगे, लेकिन जब आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, आपकी सोच भी बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग भी बढ़ेगी, आपका मतलब जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। इस लिहाज से मैं यंग जनरेशन को यही कहता हूँ कि अपने आप को लिमिट करने की बजाय आप ग्लोबली जाएं। ग्लोबल मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है, पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बड़ा काम है, और आप जैसे लोगों की जरूरत है कि वो इंटर्नशिप करें, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जाएं, कॉर्पोरेट में जाएं, मैरीटाइम में जाएं, बहुत सी चीजें हैं उसमें जाएं, अपने आप को शो करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेट जिसने दुनिया को समेट के रख दिया है, तो इंटरनेट के ऊपर अपनी आप प्रैक्टिस करें, और इंटरनेट के ऊपर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो अभी भी दुनिया में छाए हुए हैं, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो जो भी हैं। तो इस लिहाज से हमारा बहुत कम रेशो है जिनको ये अवेयरनेस है कि हाउ टू गेट अ क्लाइंट। मैं कहता हूँ वो कोई भी प्रोफेशन है, इसमें सबसे टफ जो है वो यही है कि हाउ टू गेट क्लाइंट। लॉ जिसने 16 साल लगा ली उसको लॉ आता है, जिसने डॉक्टरी पढ़ ली है 16 साल लगा के, 17 साल लगा के उसको मेडिकल आता है। इश्यू इज दैट जहां हमारी फेलियर है वो है हाउ टू गेट अ क्लाइंट। और क्लाइंट हासिल करने के लिए जब आप जुरिस्डिक्शन बढ़ाते हैं तो फिर आपका वॉल्यूम बढ़ता है। जी बेहतरीन। सर मसीह जो है, मुझे ये बताइए कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, जहाँ पे हम एक क्लिक के फासले पर बैठे हैं, और हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस से भी हमें कांटेक्ट करेगा, वो कनाडा से भी कर सकता है, वो हमारे साथ वाले मुल्क से भी क्लाइंट जो है वो साथ वाली गली से भी कांटेक्ट कर सकता है। सो राइट नाउ द कॉर्पोरेट लॉयर्स आर इन एडवाइजरी रोल, जो कि मैं समझा, और हर कंपनी को इनकी ज़रूरत है, हर जगह पे इनकी ज़रूरत है।
और मुझे ये बताइए कि जो फ्रीलांसिंग है और आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो कन्वर्ट हुई वो टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग, और हमने देखा कि जो क्लाइंट्स थे उन्होंने रुख किया फ्रीलांसिंग का। और आप ये बताइए कि आपका जो बिजनेस था उसको कितनी ग्रोथ मिली आफ्टर दिस पेंडेमिक, और उसका जो इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट? उमेर एक्चुअली मैंने कोई 2 years तक जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, बिफोर दैट आई वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो आई वाज अ सोल रनर ऑफ माय फैमिली। तो एक गवर्नमेंट जॉब को, और आप एक रेंट के घर में रहते हो और आपके 10-12 लोग हों जो आपके कंधे पे बैठे हों, और आप एक गवर्नमेंट, और जिसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि खुदा की जेबों में हाथ होते हैं जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो वो आप जॉब छोड़ के जब आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां आपको पता नहीं होता कि 10 साल के बाद चलना है या 5 साल के बाद, सालों की बात होती है उसमें, तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस थी जिसकी मैंने कॉस्ट पे की। तो आई किक आउट दैट गवर्नमेंट जॉब, और देयर आफ्टर आई मूव टू प्रैक्टिस, लॉ प्रैक्टिस। तो ये 3 साल मेरे लिए ऐसे था कि मैं ऐसे समझें कि जो फिश होती है वो समंदर या पानी के बहर होती है तो क्या उसकी हालत थी, तो ऐसे मैंने गुजारे। लेकिन ढूंढने वाले को तो यू नो कि खुदा भी मिल जाता है। तो देयर आफ्टर मैंने सोचा कि नहीं यार, हम दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो हम एक न्यू कुछ क्यों नहीं करते। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था फ्रीलांसिंग का, नॉट अ टेक गाय, मैंने सारी जिंदगी कंप्यूटर या टेक या इंटरनेट को देखा तक नहीं था। तो मैंने 1200 रुपीज की एक यूएसबी खरीदी जो कि इंटरनेट डिवाइस थी। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस को कन्वर्ट किया ऑनलाइन। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, मैंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किए, मैं चाइना कांटेक्ट किए, मैंने अमेरिका किए, मैंने इंडिया किए। आफ्टर मुझे 3 मंथ के अंदर एक बड़ा अच्छा क्लाइंट मिल गया, और वो क्लाइंट अभी मेरे पास है। ये 2018 की बात है, 17 के एंड की और 18 के स्टार्ट की। तो यू नो कि मैंने इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े से बड़ा वकील इतना नहीं कमा सकता जो मैंने गेन किया है। मैंने 3 बिजनेस स्टार्ट मतलब खड़े किए हैं इसके ऊपर, और अवार्ड विनिंग स्टार्टअप्स मैंने खड़े किए हैं। और आई हैव मोर देन 1500 इंटरनेशनल क्लाइंट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, इवन के करीम है, बहुत से मोबाइल फ़ोन हैं जिसमें ओप्पो है, रेडमी है, शॉमी, और इसी तरीके से वीवो मोबाइल। मतलब बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट मेरे साथ इस टाइम भी अटैच हैं। तो इवन दैट कि हमने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को, अपने दरवाजे खोलने हैं हवा के लिए, हमने बाहर निकलना है, हमने अपनी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ानी है। तो इंटरनेट तो ऐसी चीज़ है कि आप इस मशीन को सामने रख लें और पूरी दुनिया में छा जाएं। लेकिन इशू इज दैट हाउ टू गेट अ क्लाइंट। मैं फिर कहूँगा इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस पर फोकस करें, अवेयरनेस लें। और अवेयरनेस तो सर हमारी आपको पता है कि वो एक ऐसी दौलत है जिसको हमने खो दिया है। अवेयरनेस तो मुसलमान पे आकेंड होती थी, और हमने औरों के लिए, उम्मत वुस्ता है, हमने औरों के लिए जगहें बनानी थी, हमने औरों को एजुकेट करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद जरा बहुत पीछे चले गए। तो मैं आपसे 100% एग्री करूँगा इस बात पे कि हमें जो है वो आगाही फैलानी थी। और देखते हैं कि इंटरनेट का जो पॉजिटिव यूज़ है, वो पॉजिटिव यूज़ हमारे जो नौजवान है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो 60% आबादी है नौजवानों पर मुश्तमिल है। सो उनके लिए जो आगाही, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद अभी बहुत सारी ज़रूरत है कि उन इलाकों तक भी जहाँ पे जो इंटरनेट की रसाई है अभी बहुत महदूद है, ताकि वहाँ पर जो इंटरनेट है वो पहुँचे और लोग जो है ऑनलाइन काम, रिमोट जॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू करें, और इस तरीके को लेके साथ चलना चाहिए। सो आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हैं। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि उनके पास आइडिया तो होता है, लेकिन वो उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको बिजनेस के तौर पर क्रिएट नहीं कर पाते उस आइडिया को, रियलिटी जो है उसके ऊपर वो बेस्ड नहीं होता आइडिया। So what does your opinion about this कि इसी आइडिया को जो है वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए? क्या आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। यार ये फिर अगेन मैं कहूँगा ये वास्ट क्वेश्चन है, और हर बंदे की थिंकिंग, हर बंदे का आइडिया डिफरेंट होता है।
और जितना आप अपने आइडिया के बारे में जानते हैं वो कोई भी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर जो है ना उस आइडिया के बारे में नहीं जानता। यू आर किंग ऑफ दैट आइडिया। फिर मैं कहूंगा हाउ टू गेट अ क्लाइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ये सोचना है कि मैंने इस आइडिया को अप्लाई कहाँ करना है। आपने गैप तलाश करने हैं, आपने नीश तलाश करनी है कि मेरा आइडिया है कौन सा गैप सोसाइटी का फिल कर सकता है, कौन सी प्रॉब्लम सोसाइटी की फिल कर सकता है। ठीक है कि मैं क्या सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। जब आप उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो वहीं से आपके क्लाइंट जनरेट होंगे। आपने अवेयरनेस देनी है। देयर आफ्टर सबसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप नहीं उठाते। इश्यू इज दैट कि आपने आइडिया तो ले लिया, उसके बाद आपने चलना है, आपने स्टेप उठाने हैं, आपको कॉस्ट पे करनी है। हो सकता है वो आप 100 कदम के बाद हो या 1000 कदम के बाद हो। तो इस लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मूव करें। जोहद मुसलसल है। ये नहीं है कि एक आइडिया मेरे पास प्रेजेंट करना है आपने आगे जाके, आपने सोसाइटी को बताना है। घर में बैठ के आप रखेंगे तो वो एक, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक यूजफुल आइडिया नहीं बनेगा जब तक आप उसको मार्केट में नहीं लाते, जब आप उस गैप फिलिंग नहीं करते। और मेरे ख्याल में पहला कदम ही मुश्किल है, उसके बाद जो है जो रास्ते बनते जाते हैं। थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है आपको, और मेरे ख्याल में कुछ खड़े होंगे अगर सारे नौजवान। बिल्कुल ऐसे पहला कदम बहुत इशू करता है। जब आप एक दफा बिस्तर से उठ जाते हैं तो नमाज पढ़ ही लेते हैं। इशू इज दैट उठना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एजुकेशन के बारे में आपसे करूंगा कि हम देखते हैं कि हमारे जो पीएचडी और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो पीएचडी के अंदर जो थीसिस लिख पाए जाते हैं, लंबे थीसिस, बड़ी रिसर्च करवाई जाती है, हम ये देखते हैं कि वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में रखवा दी जाती हैं और फिर जो है वो यूजलेस होते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि हम बात करें उन कंट्रीज की जिसका हम नाम भी सुनना नहीं पसंद करते, इसराइल की मैं मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पे। तो वहाँ पे जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो तब तक नहीं दी जाती जब तक आप $10,000 का रेवेन्यू जनरेट करके उनको ना दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस तरह से हैं। मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि जो थीसिस का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जो प्रोडक्टिव वेज हैं उनके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। यार इशू इज दैट एजुकेशन को हमने नौकरी समझ लिया है। माजरत के साथ मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे माँ कहती है कि मेरा बेटा पुलिस वाला बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इशू इज दैट कि हमने आवाम के टैक्सों पे पलना है। इशू इज दैट कि 90s में इंडिया ने, मैं पहले इसी को लूँगा क्योंकि ये मिस ना करनी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 90s में इंडिया ने ये कहा कि यार अगले 2 अशरों के दरमियान यानी कि 2010 तक जो दुनिया की ग्लोबल बहुत बड़ी बिजनेस कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्ला ब्ला, तो इनके टॉप क्लास जो मतलब सीईओज हों वो हमारे हों। उन्होंने बैठ के सोचा, उनके पॉलिटिशियंस ने, और उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में से जो टॉप क्लास लोग थे, वो इर्रेस्पेक्टिव के वो अमीर थे या गरीब थे, उन्होंने उनको उठाया। जिस तरह सुंदर पिचाई हैं, आई थिंक उनका नाम पूरा मुझे यही आ रहा है, तो उन्होंने उनको उठाया, कोई मोर देन 50,000, ठीक है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया और उनको यूएसए यूके की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप, फ्री स्कॉलरशिप के ऊपर उनको पढ़ाया। और उन्हीं यूनिवर्सिटियों से वो फारिग हुए और वहीं पे उन्होंने इंटर्नशिप की। आजकल देखें दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी सी क्लास के जो ऑफिसर हैं वो इंडियन है। हमारे पॉलिटिशियंस को अपने रोलों से जान छूटे तो इनको पता चले कि यार हमने सोसाइटी पे भी कुछ फोकस करना है। अब इंडिया की, मैं इंटरनेट लॉयर हूँ, टेक्नोलॉजी का, इंडियन की एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप इंडिया से रिलेटेड कोई कंटेंट शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पॉलिसीज बना ली हैं। इवन कि यूके यूएसए की पॉलिसीज नहीं है जो इंडियन की है। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा अपनी सोसाइटी पे। यहाँ टैलेंट की कमी फिर अगेन मैं कह रहा हूँ नहीं है। बात चलती है हमारे रिसर्चर्स की और इनकी, हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे अभी चेयरमैन जो है HEC वो यही कह रहे थे कि हम कोई प्रोडक्टिव ना डिग्रियां दे रहे हैं और ना प्रोडक्टिव लोग पैदा कर रहे हैं। एजुकेशन प्रोडक्टिविटी होती है, माइंड की प्रोडक्टिविटी। हमने वो जमीन ऐसी बनानी है जिसपे हर तरह का मतलब फ्रूटफुल पौधा लगे। तो इशू इज दैट हमें एक थीसिस दिया जाता है कि ये लिखें, मैंने बहुत से लेक्चर्स दिए हैं कि पेपर वर्सेस पेटेंट्स। पेपर रिसर्च वर्क है और पेटेंट्स इन्वेंशंस हैं।
कि आप सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, आप सोसाइटी में गैप तलाश करें, आप सोसाइटी को पे बैक करें। हमने रिसर्च वर्क लिखना है, हमने 50 सफ़ों का 100 सफ़ों का एक थीसिस लिख के हमने HEC को दे देना है, उन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में या इनमें वो अपलोड हो जाता है, लेकिन वो अपलोड नहीं होता। हमने जाके 1-2 जगह पे कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, हम कहते हैं हमें डिग्री मिल गई, दैट्स अनफ। नेवर यार, दैट्स नॉट अनफ। आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्या किया, अपनी पर्सनैलिटी के लिए क्या किया, आपने अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या किया, आपने अपनी नेशन के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, दैट्स जीरो। 94 में अमेरिका ने, बल्कि 94 नहीं 84 में अमेरिका ने एक कैंपेन चलाई कि हमने रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी से नहीं निकालनी, हमने पेटेंट्स निकालने हैं। और पेटेंट की उन्होंने एक पूरी, जो रिसर्चर थे उनको कहा कि कौन से लोग हैं जो पेटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जो 8, 10, 50 लोग एक यूनिवर्सिटी से निकले, उनको उन्होंने $5,000 या $15,000 पर मंथ देना स्टार्ट किया कि भाई आपको 2 साल के लिए या 4 साल के लिए आपने पेटेंट हमें एक देना है, आप 4 साल मेहनत करें, आपकी फैमिली के तमाम एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे, आपको पर्सनली जो आपकी नीड्स हैं वो हम फिल करेंगे। इवन दैट उन्होंने बिल गेट्स जैसे लोग पैदा किए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पैदा की हैं, क्योंकि उन्होंने पेटेंट निकाले हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमारे थीसिस कैसे हैं, हमारा रिसर्च वर्क कैसा है। आपको पता है जो रिसर्च वर्क होता है, हम तो उस पर कुछ नहीं करते, इंडस्ट्रीज उसको उठा के उसमें से वो चीज निकालती हैं जो उनके बिजनेस के लिए बेहतर होता है। इसी तरीके से ब्राजील ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है और स्वीडन ने ऐसा किया है। लेकिन हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज में एंटर होती है, ना यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमें बताएं, हम सॉल्व करते हैं। उनको इंसेंटिव दें अपने रिसर्चर्स को, उनको ये बताएं, अवेयरनेस दें कि कौन सी चीज पेटेंट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। थिंकिंग इज बेटर देन नॉलेज। हमने थिंकिंग को कन्वर्ट करना है इनटू वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी। वो कैसे है? हमारा हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है? ये पेटेंट है। हम जो ठंडी मशीन में रात को सो रहे होते हैं सुकून के साथ, वो क्या है? वो रिसर्च वर्क नहीं है, वो पेपर नहीं है, वो इन्वेंशन है। और हमने अपनी रिसर्च वर्क को एक इन्वेंशन में कन्वर्ट करना है, और इन्वेंशन बहुत इजीली इन्वेंशन में रिसर्च पेपर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज लेवल पे अवेयरनेस चाहिए, हमें रिसर्चर को अवेयरनेस चाहिए कि आपका एक न्यू और नॉवल आइडिया हो, उसको आप इंडस्ट्री में अप्लाई करें, दैट्स अ पेटेंट। तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज को सोचना पड़ेगा कि हम अपने पेटेंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट चाइना और अमेरिका के हैं, उसके बाद इंडिया आता है, और हम कहीं भी दूर दूर तक मौजूद नहीं हैं। क्योंकि हमें कहते हैं कि एक आप पेपर लिख लें, एक तरह का मुआवजत के साथ छापा मार लें और आपको डिग्री मिल जाएगी। हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो सोसाइटी को पे बैक करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशंस। जी, मैं एग्री करूंगा आपके साथ कि हमें, और हाँ, अगर इन केस ऑफ कहीं आपको डिफिकल्टी है, वी आर हियर टू हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं गाड़ी का पेट्रोल चलाता हूँ, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में मैं जाता हूँ और लोगों को यही, अपने स्टाफ्स को और अपनी जो रिसर्चर है उनको यही कहने के लिए कि भाईजान इनको पेटेंट बना लो और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेटेंट प्रोटेक्ट करके देंगे अराउंड द ग्लोब। लेकिन इश्यू इज दैट कि तुमसे भी दिल फरेब हैं हमें रोजगार के, उनको जब रोजी के मसले आते हैं तो उनकी थिंकिंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। वो कहते हैं हमें मिल क्या रहा है कि हम पेटेंट की तरफ जाएं। जी बिल्कुल ठीक है। ये इंडस्ट्री को आना पड़ेगा, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को जो है ना, इनको आना पड़ेगा, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनसे उनको आज़ाद करके उनको एक ख़ास इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो अपनी जान लड़ाएं और हमें कोई इन्वेंशन दें। बिल्कुल। और दूसरा ये कि सर मैं आपके साथ एग्री करूंगा, और जो यूनिवर्सिटीज़ का रोल है कि क्रिएटिव बच्चे जो हैं वो मार्केट में निकाले जाएं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बच्चा MBA करके भी निकलता है, उसके पास MPhil की डिग्री है, वो भी अभी ये सोच रहा होता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। सो मैं उन यूनिवर्सिटियों का भी हवाला देना चाहूँगा जो लाखों रुपए जो है मंथली जो एक सेमेस्टर की फीस ले रही हैं। सो उनके बच्चों का भी ये हाल है मार्केट में। सो बाकी तो क्या ही डिस्कस करें। सो और आप जैसे जो सर लोग हैं वो मार्केट के लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो लोग भी रहनुमाई लेना चाहें
तो आप जैसे जो हीरे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का काम कर रहे हैं, सर हैट्स ऑफ यू, सल्यूट कि आप बड़ा ही बेहतरीन काम माय कर रहे हैं। प्लेयर सर, माय प्लेयर उमर। सर मजीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा रहता जा रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर मार्केट में दो तरह की राय है इन्फ्लुएंसर्स की। अभी हम डिग्री के ऊपर बात कर रहे हैं, सो स्किल्स वर्सेस डिग्री। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि हमें स्किल्स की तरफ जाना चाहिए और कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं हमें डिग्री को परस्यू करना चाहिए, वो चाहे फिर एमफिल हो या पीएचडी तक जाना। जी सर। The issue is that कि स्किल जब नॉलेज की शक्ल अख्तियार करती है तो वो इन्वेंशन होती है। माजरत के साथ हम वो कौम हैं जिन पे इकरा उतरा था, जिनका पहला लफ्ज यही था कि पढ़। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने में फ़र्क होता है, पढ़ने वाला अनजान होता है। और अल्लाह ने कहा है कि आप पढ़ोगे तो आपको कायनात की गाड़ी मिलेगी टू ड्राइव। अल्लाह को, क्योंकि इस्लाम सलामती है और अल्लाह को इस दुनिया की सलामती बहुत अजीज़ है, और ये दुनिया वो किसी अनजान ड्राइवर के हाथ में नहीं दे सकता। वो जो पढ़ा लिखा ट्रेंड और इकरा पे अमल करने वाला ड्राइवर होता है, उसको मिलती है कायनात की गाड़ी। तो उमर भाई आप देखें, पूरी आदम से लेकर आज तक देखें, जो भी एजुकेटेड नेशन थी अल्लाह ने उसको दुनिया की बागडोर दी है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए वेलबीइंग की है। और हम उम्मत वुस्ता हैं, हमने लोगों की वेलबीइंग के लिए कुछ करना था, और हम कहाँ हैं? जहालत ने तो हमारे वजूद के ऊपर चादर डाल दी है, हम तो खुदा को नहीं पहचान सकते ना। इग्नोरेंस। इशू इज दैट कि आप स्किल्स और जब मतलब इसको डिग्रीज को, मतलब नॉलेज को मिक्स करते हैं और इनसे कोई ऐसी चीज निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वेंशंस। दुनिया में एक चीज ही आज चल रही है, आपको पता है 2004 तक, आदम से लेकर 2004 तक जितनी इन्वेंशंस हुई थी वो आज हर 2 घंटे में हो रही हैं। दिस इज अ पीरियड ऑफ इन्वेंशंस, हम इससे नहीं निकल सकते। और पेटेंट जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी का रिसर्चर या यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट बनाए, हमारा 8 साल का बच्चा भी पेटेंट क्रिएट कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई आज से कुछ साल पहले हमें एक मतलब केस आया, दैट्स बिलोंग टू सिंगापुर। वहाँ पे 16 साल का बच्चा था, उसने एक पेटेंट इन्वेंट किया था और 2 साल उसको वेट करना पड़ा कि वो अपने कंट्री का वो एक ये है कि 18 साल का हो तो पेटेंट उसके नाम पे हो। और पेटेंट क्या था कि एक बंदा जब दूसरे बंदे को कॉल करता है, फॉर एग्जांपल उमर ने मुझे कॉल की है तो उमर के पास बैलेंस नहीं है, तो कंप्यूटर आगे से बोलता है कि उमर आपके पास बैलेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपकी कॉल आगे नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि यार जब ये कंप्यूटर उमर को वापस रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये क्यों ना शकीब को एक बीप मैसेज दे दे कि उमर आपको कॉल कर रहा है। तो शकीब जब देखेगा कि बीप मैसेज आया है तो वो उमर को कॉल बैक करेगा। इससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों के मसाइल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जस्ट 1 पेज की उसकी ड्राइंग थी और कोई 5 पेज की उसकी स्पेसिफिकेशन थी और जिसके ऊपर उसने पेटेंट इन्वेंट किया और $1 मिलियन का उसने बिजनेस किया अराउंड द ग्लोब। आपको पता है आजकल यूफोन ने भी इसको लिया हुआ है, वारिद ने भी लिया हुआ है और भी हमारे टेली कम्युनिकेशन कंपनियों ने लिया हुआ है। इश्यू इज दैट कि थिंक डिफरेंटली। ठीक है, नॉलेज वो कहते हैं जो इमेजिनेशन होता है वो बेटर देन नॉलेज होता है। इमेजिनेशन वही का कुछ हिस्सा कहलाता है कि आप हर वक्त सोचते रहें। आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास थिंकिंग है, कुरान पाक में 756 टाइम्स इसी चीज के ऊपर जोर दिया गया है कि आप तदब्बर करें, आप थिंकिंग करें। सूरज अगर उभर रहा है तो वो क्यों उभर रहा है आपके लिए? अगर ये कश्तियां पानी में चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं? इवन के ये जब आयत सूरत बकरा की उतरी थी तो आपसे उन्होंने फरमाया था कि वो शख्स हलाक हो, दूसरी बार फरमाया था कि वो हलाक हो, फिर तीसरी बार फरमाया कि वो शख्स हलाक हो। जब ऐसी बात आती तो सहाबा कहते हैं हमारे ऊपर मौत तारी हो जाती थी कि पता नहीं वो चीज़ हमारे अंदर तो नहीं है। तो फिर फरमाया कि इस आयत के उतरने के बाद जो इस पे गौर ना करे। वो क्या आयत है कि दिन और रात की पैदाइश में, ज़मीन आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के बदलने में जो एक पूरी आयत है कि कश्तियों के चलने में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। वो कौन लोग हैं जो इसके ऊपर
फोकस कर रहे हैं, जो इनके ऊपर तदब्बर कर रहे हैं। हदीस है कि एक घड़ी तदब्बर 100 साल की इबादत से बेहतर है। हमने भाईजान तदब्बर से निकले हुए हैं, हम थिंकिंग प्रोसेस से निकले हुए हैं, हम क्रिएटिविटी से निकले हुए हैं। स्किल्स क्या है? आप एक बंदे को कुछ दे दोगे और वो वही एक प्रैक्टिस आखिर तक दोहराता रहेगा, उससे क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। क्रिएटिविटी आएगी आपके तदब्बर से। कुन फयकून की पावर अल्लाह ने इंसान को दी है। वो अपना ड्यूटी बना के अगर उसको कायनात में भेज रहा है तो उसको कुन फयकून की पावर दी है। ही कैन डू दैट। ठीक है, वो एक दफा मुंह से निकाल के चीज क्रिएट या बना नहीं सकता, लेकिन आप देखें सड़क के ऊपर इतनी दौड़ती हुई गाड़ियां, ये किसकी हैं? ये कुन फयकून इंसान का है। You have to, उसने कुछ कोशिश करनी है, उसने तदब्बर करना है, उसने चीज़ों को मेक ओवर करना है। तो इशू इज दैट कि तदब्बर के ऊपर जब हम फोकस करेंगे और अपनी थिंकिंग और नॉलेज को कन्वर्ट करेंगे, अरबी में इसको तवस्सुम बोलते हैं, उसकी तरफ कि हाउ टू कन्वर्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स इनटू स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू कन्वर्ट आवर नॉलेज एंड स्किल्स इनटू क्रिएटिविटी। तो फिर आके इस कंट्री में, इस नेशन में इनकलाब आएगा। वरना आपको पता है कि 3 अरब मुसलमान दुआ करते हैं कि 80 लाख यहूदी मर जाएं। तो ये लोग हैं, उसकी एग्जांपल देने वाले लोग हैं, लेकिन हमें 300 की कायनात में होते तो हम कायनात में छाए होते। और एक मोमिन सिर्फ नमाजी नहीं होता, वो जंगजू भी होता है, वो एक इन्वेंटर भी होता है, वो एक मतलब फरासत वाला इंसान भी होता है। उसके अंदर ईच एंड एवरी क्वालिटी होती है। हमने जस्ट एक चीज को उठा लिया और बाकी चीजों को हमने साइड लाइन कर दिया है। नहीं, हमने सारी चीजों को इकट्ठे लेके चलना है और एक इंसान बनाना है जिसके अंदर ईच एंड एवरी कैपेबिलिटी हो। सर आपकी जो बातें हैं मैं उनसे एग्री करूंगा, और मुझे प्रोडक्टिव रहना चाहिए। और हमारे पास जो टाइम है, एक एक लम्हा जो है हमारी जिंदगी को बड़ा कीमती है। इस कीमती लम्हों में से जो है हमें कोई लम्हा भी जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब जो है एक क्लिक के ऊपर हमारी दुनिया खड़ी है और हमें जो है इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना। आज मेरे साथ शाकिब शादी साहब मौजूद थे और उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं। बड़ी ही बेहतरीन गुफ्तगू सिलसिला उनके साथ जारी था और अब जो है इख्तिताम की तरफ हमारा प्रोग्राम का वक्त आ चुका है। मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि आसानियाँ पैदा कीजिए लोगों के लिए, अल्लाह ताला की आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।